नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नरेंद्र मोदी के सारे विरोधी पिछले 34 घंटों से 4 शेरों की फोटो अलग अलग एंगल से निहार रहे हैं। नई पार्लियामेंट पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को स्थापित किया ताकि जब इंडिया गेट से विजय चौक के इलाके से कोई गुजरे तो उसे न्यू इंडिया की नई झलक दिखे। लेकिन मोदी के सारे सियासी विरोधी, हैदराबाद वाले ओवैसी, दिल्ली वाले राहुल और केजरीवाल, बंगाल वाली दीदी, सब के सब ये देखने में बिजी हैं कि शेर का मुंह कितना खुला है, शेर के दांत कितने दिखाई दे रहे हैं, कितने नुकीले हैं। कोई ये लिख रहा है कि मोदी का ये शेर खूंखार है, कोई ये कह रहा है कि मोदी ने इस शेर को आदमखोर बना डाला है, कोई एक स्टेप आगे जाकर यह तक फैला रहा है कि मोदी ने राष्ट्रीय चिन्ह ही बदल डाला। अलग अलग तरीके से मोदी की एक तस्वीर की 1000 व्याख्याएं उनके विरोधियों ने कर डाली। कौन कितना झूठ बोल रहा है, राष्ट्रीय चिन्ह पर कितना बरगला रहा है, अशोक स्तंभ वाली तस्वीर का प्योर फैक्ट, शुद्ध सच क्या है, हमने बड़ी ठोस रिसर्च करके 1950 से 2022 तक की सारी तस्वीरों को खंगालकर सारनाथ से दिल्ली तक संग्रहालयों में राष्ट्रीय चिन्ह की अलग अलग तस्वीरों को देखकर यह पुख्ता रिपोर्ट तैयार की है। इससे मोदी के सादे विरोधियों का झूठ एक्सपोज हो जाएगा। एक नया टूल किट, एक नया हिट स्क्वाड एक्टिव हुआ है। मोदी पर एक बार फिर ऑल आउट अटैक हुआ है और इस हिट स्क्वाड ने नए संसद भवन में बने अशोक स्तंभ के शेर को मोदी के खिलाफ अपना सियासी हथियार बनाया है। इस टूल किट ने एक बार फिर मोदी का नाम लेकर अनाप शनाप फैलाया है। खूंखार निकम्मा, आदमखोर, उग्र, राष्ट्र विरोधी, लेफ्ट राइट सेंटर, मोदी विरोधी हिट स्क्वाड ने प्रधानमंत्री के खिलाफ पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी मैदान में उतार दी है। सबको मोदी के खिलाफ माहौल बनाने का, मोदी को बदनाम करने का, मोदी को ट्रोल करने का ठेका दे दिया गया। हर लाइन में मोदी, हर बात में मोदी। मोदी, मोदी और सिर्फ मोदी। इंडिया का हाल लंका जैसा हो जाएगा इस फेक नैरेटिव में मोदी। राष्ट्रीय चिन्ह से छेड़छाड़ हुई, उसमें एडिटिंग की गई, उसमें भी मोदी। मोदी अच्छा काम करे तो दिक्कत, मोदी न्यू इंडिया का आइडिया दे तो दिक्कत। इन दोनों मोदी विरोधी हिट स्क्वाड सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते हर तीसरे दिन मोदी के अगेंस्ट कुछ न कुछ चिपकाता रहता है। मोदी का हर एक्शन, हर रिएक्शन में मीन मेक निकालता रहता है और इसके लिए एंटी मोदी गैंग ने एक नया तरीका निकाला है। रोज सुबह उठो, मोदी पर एक नया वीडियो निकालो, नई तस्वीर ढूंढो, वीडियो एडिट करो, तस्वीरें फोटोशॉप करो, मोदी का नाम फिट करो और पॉलिटिकल माइलेज लो। मोदी ने नए संसद भवन में अशोक स्तंभ को इनॉग्रेट करते वक्त पूजा क्यों की? मोदी की इतनी हिम्मत कैसे हुई? पहले इस पर विरोधियों ने बवाल काटा, फिर यह कहकर हंगामा बरपाया कि मोदी के कहने पर, मोदी के इशारों पर अशोक स्तंभ में दिख रहे शेर को खूंखार बनाया गया, आदमखोर बनाया गया। वास्तविकता से किसी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मोदी को नीचा दिखाने के लिए, मोदी से पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए फेक व्यूज के साथ फेक न्यूज का प्रचार प्रसार खूब तेजी से हो रहा है। लॉयन और शेर को एक साथ ट्रेंड कराया जा रहा है। अब पहला सवाल यह है कि क्या वाकई नए संसद भवन में स्थापित अशोक स्तंभ में दिख रही शेर की आकृति से राष्ट्रीय चिन्ह से क्या कोई छेड़छाड़ हुई है, या ये शुद्ध रूप से मोदी विरोधियों द्वारा फैलाई गई एक और मनगढ़ंत कहानी है। आज हम पुरानी और नई तस्वीरों की मदद से इस प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करेंगे, मगर पहले यह देखिए कि मोदी के दुश्मनों ने आज क्या क्या स्क्रिप्ट लिखी। कांग्रेस का पहला हैंडल, कांग्रेस का दूसरा हैंडल, कांग्रेस का तीसरा हैंडल, तीनों ट्वीट से एक चीज क्लियर है, सेम टेक्स्ट कॉपी पेस्ट हुआ, सेम इमेज लगाई गई, मोदी का नाम फिट किया गया, एजेंडा चलाया गया। बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस को शान से खड़े राष्ट्रीय चिन्ह में डर दिखाई दिया, शेर को खूंखार बताया गया, आखिरी लाइन में बिना नाम लिखे मोदी का डर दिखाया।
इंडियन यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष कंपैरिजन करने लगा, 1950 से 2022 का फर्क समझाने लगा। अपने अध्यक्ष की देखा देखी यूथ कांग्रेस ने भी अपनी टाइमलाइन पर नई और पुरानी तस्वीरों की तुलना करनी शुरू कर दी। राजस्थान यूथ कांग्रेस एक स्टेप आगे चला गया। 14 से पहले शेर को शांति प्रिय बता दिया, 14 के बाद वाले को आदमखोर की श्रेणी में डाल दिया। थोड़ी देर बाद एक और ट्वीट हुआ, इसमें निशब्द वाले कैप्शन के साथ बड़ी चालाकी से मोदी पर सीधा अटैक हुआ। कांग्रेस के नेताओं की टाइमलाइन पर भी सेम टू सेम यही टैग चिपका, जिसे देखो उसे वो बस अपनी टाइमलाइन पर आदमखोर शेर वाली पटकथा फिट करने लगा। कांग्रेस के नेता गुरदीप सिंह ने बाकायदा इशारा दे दिया, सब मोदी के कहने पर ही हुआ। एक दूसरे कांग्रेसी नेता ने तो ये नैरेटिव दे दिया कि मोदी ऐसा करके नफरत का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी के लिए तू तड़ाक वाली भाषा इस्तेमाल करने लगे। संविधान का अपमान हुआ, संविधान का अपमान हुआ चिल्लाने लगे। राहुल के करीबी इमरान प्रतापगढ़ी लिखने लगे, मोदी सरकार सब कुछ बर्बाद कर रही है। कांग्रेस से जुड़े ऑफिशियल इकोसिस्टम ही नहीं, अनऑफिशियल हिट स्क्वाड ने भी दिन भर फुल ऑन माहौल बनाया। एक हैंडल ने लिखा, अशोक स्तंभ का शेर आदमखोर शासक जैसा दिख रहा है, इशारा मोदी की तरफ था। दूसरे ने लिखा, मोदी की फासिस्ट सरकार ने आज उस शेर को हिंसक और नफरत से भरा बना दिया, जिसकी 70 सालों से रॉयल स्माइल थी। तीसरे ने डायरेक्टली मोदी का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन तानाशाह वाला टैक्स फिट करके हमला प्रधानमंत्री पर ही किया। मोदी पर विरोधियों की ट्रोल आर्मी के हिट स्क्वाड का यह हमला मंगलवार को दिन भर चलता रहा। किसी ने गांधी और गोडसे वाली स्क्रिप्ट फिट की, किसी ने बीजेपी से पहले और बीजेपी के बाद वाला टैक्स चिपकाकर राम और हनुमान की तस्वीर लगाकर सियासी हमले को धर्म से जोड़ डाला। कोई मोदी के लिए अनर्थ शास्त्री वाली पटकथा लिखने लगा, तो कोई मोदी का रिपोर्ट कार्ड लेकर बैठ गया। एक सैंपल कांग्रेस के नेता अलका लांबा की टाइमलाइन पर है। मोदी से दुश्मनी समझ में आती है, मगर आप खुद देख लीजिए, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ, कितनी आपत्तिजनक बातें कही गई। दिन भर एंटी मोदी ट्रोल आर्मी का हिट स्क्वाड एक्टिव रहा और शाम होते होते उस हिट स्क्वाड को लीड करने वाले कांग्रेस के बड़े नेता इसमें सियासी मुनाफा ढूंढने लगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में बैठे इकोसिस्टम ने ही मोदी को उल्टा सीधा कहा। बिहार से आरजेडी ने भी मोर्चा संभाला, सेम नैरेटिव को पुश किया। लंका के बाद दीदी की ट्रोल आर्मी यहां भी कूदी। पहले महुआ मोइत्रा की एंट्री हुई, फिर टीएमसी के राज्यसभा सांसद ने मोदी का नाम लेकर शेम शेम का नारा बुलंद किया, जो मन में आया वो लिखा। यानी पूरा का पूरा हिट स्क्वाड मोदी के खिलाफ एक जॉइंट ऑपरेशन कर रहा था, जिसका न कोई सिर था न कोई पैर था। विरोधियों ने शॉर्ट पॉलिटिकल गेन के लिए मोदी को नुकसान पहुंचाने के लिए अशोक स्तंभ जैसे राष्ट्रीय चिन्ह को सवालों के घेरे में डाला। मोदी ने 30 सेकंड में सबका कच्चा चिट्ठा खोल डाला। आज मैं आप सभी को एक बात से भी सतर्क करना चाहता हूं। आज हमारे देश के सामने एक और ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई है जिसे हर देशवासी को जानना और समझना है। ये चुनौती है शॉर्टकट की राजनीति की। बहुत आसान होता है लोग लुभावन वायदे करके शॉर्टकट अपनाकर लोगों से वोट बटोर लेना। शॉर्टकट अपनाने वालों को ना मेहनत करनी पड़ती है और ना ही उन्हें दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस देश की राजनीति शॉर्टकट पर आधारित हो जाती है, उसका एक ना एक दिन शॉर्ट सर्किट भी हो ही जाता है। अब सवाल यह है कि मोदी के सियासी दुश्मनों ने अशोक स्तंभ में दिख रहे शेर की आकृति को लेकर जो खूंखार और आदमखोर वाली पटकथा लिखी, उसे लेकर देश भ्रम में जो भ्रम फैलाया, उसका सच क्या है। तो चलिए पहले आपको इसी की डिटेल देते हैं और इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं।
मोदी विरोधी इकोसिस्टम का झूठ पकड़ने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो गौर से देखिए। सारनाथ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में मौजूद ये आकृति देखकर क्या कोई कह सकता है कि इसमें शेर का मुंह बंद है? जवाब है नहीं। अब इसी वीडियो के स्क्रीनशॉट की तुलना नए संसद भवन में स्थापित अशोक स्तंभ पर मौजूद शेरों की आकृति से कीजिए। दोनों ही इमेजेस में शेर का मुंह खुला हुआ है। इसे कुछ और पुरानी तस्वीरों की मदद से समझते हैं। एंटी मोदी हिट स्क्वाड आज सुबह से 14 से पहले और 14 से बाद वाले भारत का रोना रो रहा है, मगर आपको गलत जानकारी दे रहा है। ये देखिए, पहली तस्वीर 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ की इस तस्वीर को भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह माना। इसमें भी शेर का मुंह खुला हुआ है। 1 सितंबर 1951 को खींची इस तस्वीर को देखिए। सामने से देखने पर साफ पता चल रहा है कि इसमें भी शेर का मुंह खुला हुआ है, वो आक्रामक दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एम्बलम देखिए, शेर की आकृति में कोई बदलाव नहीं है, इसमें भी मुंह खुला हुआ है। अब इन 3 तस्वीरों में दिख रही शेर की आकृति को नए संसद भवन में स्थापित अशोक स्तंभ और उसमें दिख रही शेर की आकृति से कंपेयर कीजिए। सब कुछ सेम टू सेम है, कुछ भी नहीं बदला है। मगर मोदी विरोधी इकोसिस्टम झूठ फैलाने में इतना माहिर है कि बिना फैक्ट चेक किए, बिना क्रॉस चेक किए शेर की दहाड़ को बहाना बनाकर मोदी के पीछे पड़ गया। लो एंगल से ली गई फोटो की तुलना पुरानी तस्वीरों से कर दी और मोदी को बदनाम करने की चाल चल डाली। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नेशनल म्यूजियम के पूर्व डीजी और एएसआई के पूर्व एडीजी बीआर मनी। इनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं संसद भवन की नई बिल्डिंग पर राष्ट्रीय चिन्ह की जो प्रतिकृति बनी है उसको लेकर जो विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, उसे समझते हैं कि आखिर ये कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को। सर, सबसे पहले मैं विवाद की ही बात करूं कि कहा यह जा रहा है कि जो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा, उसमें शेर का मुंह बंद, यहाँ पे शेर बहुत खूंखार दिख रहा है, शेर का मुंह खुला हुआ है, दांत बाहर निकला हुआ है। आप कैसे देखते हैं इस विवाद को? देखिए, जो ओरिजिनल स्कल्पचर है या जो लायन कैपिटल है जो एक्सकवेशन में मिला था सारनाथ में 1905 में, ये उसकी फोटोग्राफ है। और जो अभी इसकी प्रतिकृति बनाई गई है वो बगल में है। तो इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं, जो ओरिजिनल फोटोग्राफ है इसमें भी मुंह खुला हुआ है और शेर के दांत दिख रहे हैं। साथ ही साथ शेर जो है उसके पैरों की नसें स्पष्ट दिखलाई दे रही हैं, जो कि जो इसकी कॉपी की गई है उसमें भी इसी तरह से इसका डिपिक्शन है। ये है कि ये 7-8 फीट ही हाइट का है और जो अभी बना है प्रतिकृति जो बनी है वो लगभग 21 फीट ऊंची है। तो हमारे पर्सपेक्टिव का फ़र्क हो सकता है इसको देखने में, और जिसकी वजह से कुछ लोगों को ये डिस्टॉर्टेड लग रहा है, लेकिन ऐसा डिस्टॉर्शन इसमें नहीं है। और ये मैं तो ये कहूँगा कि ये एक अच्छी कॉपी बनी है। अलग अलग एंगल से फ़ोटोग्राफ देखे हैं और उनको देखने से पता चलता है कि ये काफ़ी अच्छी प्रतिकृति बनाई गई है। और क्योंकि अलग हाइट का मसला है इसलिए देखने में फ़र्क नज़र आ रहा होगा, लोगों को एक भ्रम हो रहा होगा। मैंने शुरू में ही कहा कि जैसे वो पर्सपेक्टिव होता है, तो पर्सपेक्टिव इसी तरह का अगर कोई बहुत ऊंची चीज़ होगी उसको देखने में और कोई चीज़ आई लेवल पे होगी तो उसको देखने में अंतर रहता है। वही अंतर यहाँ भी दिख रहा है। इसमें जैसे देखें तो शेर जो सामने से दिख रहा हो या जो साइड में, उसमें भी एक फ़र्क जैसा नज़र आ रहा है। उसमें ऐसा लगता है कि शेर का जो चेहरा है वो अलग अलग टाइप का है। अगर आप इस चित्र को देखें तो यहाँ सामने से देखने में थोड़ा ऐसा लगता है कि शेर का मुंह खुला हुआ है, लेकिन चारों शेर एक तरह से बने हैं और उसमें जो साइड के 2 शेर दिखाई दे रहे हैं उनमें ओरिजिनल शेरों को अगर आप देखें तो दोनों में कोई अंतर नहीं दिखता है। हाँ, ये ओरिजिनल है और ये जो अभी प्रतिकृति तैयार हुई है वो है। तो इसमें कोई अंतर नहीं दिखता है, चाहे इधर से देखें या इधर से देखें
तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप फ्रंट से देख रहे हैं तो थोड़ा अंतर दिखेगा। नीचे से अगर ख़ास तौर से नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो लगेगा कि जैसे ज़्यादा मुंह खुला हुआ है, दांत दिख रहे हैं। लेकिन दांत तो इसमें भी दिखते हैं, यहाँ आपको साफ दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो ओरिजिनल में है वैसा ही इसमें भी बनाने का प्रयास किया गया है। सब एंगल का खेल है। जिसने राइट एंगल से देखा वो समझ गया राष्ट्रीय चिन्ह में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। मगर जिन मोदी विरोधियों का एंगल ही मोदी से नफरत के चक्कर में बिगड़ गया है, वो बिगड़ी बिगड़ी बातें ही करेंगे, अधूरा सच ही देश के सामने रखेंगे। जिन लोगों ने संविधान को अपने पैरों तले कुचला, जिन लोगों ने संवैधानिक परंपराओं का मजाक उड़ाया, आज वो उस एम्बलम से डरते हैं जो भारत का प्रतीक है, जो भारत का गौरव है। जो लोग मां काली का अपमान करते हैं वो राष्ट्रीय एम्बलम का भी अपमान करें, यह आपके लिए हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। Many a people since 2014 who have wished for India to perish. Unfortunately, they are part of many Indian political parties. For you to hate Modi is accepted. For you to hate India is unacceptable. ये एंटी मोदी हिट स्क्वाड में शामिल वही लोग हैं जिन्हें न कभी 10 के नोट में शेर का मुंह खुला हुआ दिखा, न 20 के नोट को उन्होंने कभी गौर से चेक किया। अगर किया होता तो आज बेफजूल के मुद्दे को सियासी मुद्दा न बनाते। फैक्ट यह है कि सारनाथ में मौजूद ओरिजिनल अशोक स्तंभ की हाइट 1.6 मीटर है, जबकि नए संसद भवन पर स्थापित अशोक स्तंभ की हाइट 6.5 मीटर है। अगर नए संसद भवन में ओरिजिनल अशोक स्तंभ का रेप्लिका लगाया गया होता तो वो दूर दूर तक किसी को नजर भी नहीं आता। नोट करने वाली बात यह भी है कि सारनाथ में मौजूद ओरिजिनल अशोक स्तंभ ग्राउंड लेवल पर मौजूद है, जबकि नया राष्ट्रीय चिन्ह जमीन से 33 मीटर की ऊंचाई पर है, इसलिए दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, अगर सारनाथ में मौजूद एम्बलम को कोई नीचे से देखे तो बिल्कुल उतना ही शांत और आक्रामक दिखेगा जितना अभी वाला दिख रहा है। पैरों की नसें हैं उसमें तनी हुई दिख रही हैं या गर्दन की, इसका भी वैसा ही लगभग लग रहा है। मतलब ये है कि जो खूंखार की बात कही जा रही है कि उसमें शेर एकदम शांति का प्रतीक के तौर पे दिख रहा था, इसमें शेर खूंखार दिख रहा है, उस तर्क में या उस विवाद में, उस आरोप में कोई दम नहीं। नहीं, शांति का प्रतीक तो शेर नहीं दिख रहा है। हाँ, शक्ति का प्रतीक जरूर दिख रहा है, क्योंकि शेर से संभवतः ये तात्पर्य था जब अशोक ने इसको स्थापित किया था, वो चारों दिशाओं में ये दिखाना चाहता था कि उसका साम्राज्य फैला है और उस पे पूरी तरह से वो शासन कर रहा है। इस वजह से उसने इस तरह का लैंड कैपिटल अपने पिलर पे लगाया। दोनों शेर जो हैं आक्रामकता की मुद्रा के मामले में उसमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा आपको? नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं है। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की बात सोचना ठीक नहीं रहता हमेशा, और सिर्फ हमें क्रिटिसाइज करना है, इसलिए हम हर चीज़ को जो अच्छी भी बनी है उसको कहें कि ये अच्छी नहीं बनी है, तो वो उचित नहीं होगा। मोदी से नफरत के चक्कर में उनके सियासी विरोधी ना तो फैक्ट चेक करते हैं, ना ही हिस्टोरिकल फैक्ट्स पढ़ते हैं। बस विरोध करना है इसलिए कुछ भी लिख देते हैं, माहौल बना देते हैं, मगर पकड़े जाते हैं जैसा इस बार पकड़े गए। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे उनकी समस्या कुछ और नहीं, बस यही है कि मोदी ने नए संसद भवन पर जाकर पूजा कैसे कर ली, मोदी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। आपको इस बात से भी ऐतराज है कि वहां पर हिंदू रीति रिवाज से पूजा भी की गई? देखिए, वो मुझे नहीं मालूम कि हिंदू हमारे भाइयों बहनों के कौन से सेक्ट के तहत पूजा, मुझे नहीं मालूम। आप एक्सपर्ट हैं, बता दीजिए हमको, मुझे तो नहीं मालूम। मगर मुझे मालूम कि ये जो एम्बलम है ये सारनाथ में 50 फीट का पिलर है जिसको अशोका द ग्रेट ने बनाया था। भाई, आप
आपने दूसरे रिलीजन के लोगों को नहीं बुलाया, ठीक है, आपकी वो बड़ापन है, मगर कम से कम बौद्ध मजहब के रिलीजियस लीडर्स को बुला लेती आप। भाई उस जगह पर हिस्ट्री में आया कि गौतम बुद्धा ने पहला अपना खुतबा दिया था, सरमन दिया था, कम से कम उसको तो गौतम बुद्धा को याद रख लेते आप। आपको लगता है यहां इंटरफेथ रिलीजियस लीडर्स होने चाहिए थे? ये बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं हम नरेंद्र मोदी से, इतनी ज्यादा उम्मीद मत करिए आप। क्यों इसमें ऐसी इतना आपको क्यों मतलब ऐसी बेरुखी क्यों है? नहीं, इतना उम्मीद मत कर। देखिए अभी आपके विजुअल में दिखा रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर पीछे बैठे हुए हैं, पीछे बैठते हैं लोकसभा स्पीकर। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री समय बैठेगा। आप कभी सीटिंग अरेंजमेंट देखिए, लोकसभा स्पीकर ऊपर बैठता है सबसे। अब नहीं मालूम नई बिल्डिंग में ऊपर रखे या उसको भी कम कर दिया, नहीं मालूम, देखना पड़ेगा जब मालूम होगा। मगर ये हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है सर। हमारी थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है कि सब कुछ प्रधानमंत्री कर रहे, लोकसभा का स्पीकर खाली एक इनोसेंट बाइस्टैंडर की तरह खड़ा हुआ है। नोट करने वाली बात यह भी है कि ये वही ओवैसी हैं, ये वही एंटी मोदी हिट स्क्वाड है जो कल तक सेंट्रल विस्टा के बहाने मोदी को अनाप शनाप बोल रहा था। और जब उनकी सारी साजिश, सारी प्लानिंग एक्सपोज हो गई तो नए हथकंडे के साथ कूद पड़े। मगर अब सबका कच्चा चिट्ठा खुल गया है, सब एक्सपोज हो चुके हैं। पिछहत्तर साल में दो काम आज पहली बार हुए और दोनों नरेंद्र मोदी ने ही किए। एक काम झारखंड में हुआ, दूसरा बिहार में। एक काम मंदिर में हुआ, दूसरा विधानसभा में। बाबा के धाम के मंदिर में बम बम भोले के जयघोष के बीच प्रधानमंत्री ने बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक किया और बिहार विधानसभा में वेद की ऋचाएं पढ़कर मोदी ने डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाया। नरेंद्र मोदी पर विरोधी जो सबसे बड़ा इल्जाम लगाते हैं, उसका जवाब मोदी ने कैसे दिया, देखिए। प्रधानमंत्री बाबा धाम आए। जिस धाम में शिव को शक्ति मिलती है, बाबा के उस धाम में नरेंद्र मोदी की भक्ति दिखी। शंख, दूध, हल्दी, बेलपत्र, और मंदार के फूल से मोदी ने बाबा बैद्यनाथ की भक्ति की। दिल्ली से देवघर सिर्फ 1300 किलोमीटर दूर है, लेकिन 75 साल में मोदी से पहले यहां कोई प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पाया। नरेंद्र मोदी आए, बाबा बैद्यनाथ की पूजा की और इतिहास बना दिया। बाबा बैद्यनाथ और वीर बांटा सिद्धो कानाबाग की धरती है। सानाम गो बाबा को, बोया मिसी को, डोबोक जोहार। बाबा धाम आज बम बम है क्योंकि शिव की नगरी में सबसे बड़े शिव भक्त आए। शिव की भक्ति से प्रधानमंत्री की कितनी शक्ति बढ़ी, ये देखने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ये बाबा धाम में ही दिखता है। जितने पुरुष उनसे ज्यादा महिलाएं, प्रधानमंत्री के देवघर आने की उमंग और विकास की आशाएं। देवघर की सड़कों पर आज सैंपल दिखा है। 24 में मोदी का पॉलिटिकल शो दिखेगा। पूरा झारखंड, पूरा देवघर, पूरा मेरा सांथाल परगना, आपने जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी पूंजी है। एक तरफ
एक तरफ बाबा का आशीर्वाद और दूसरी तरफ ईश्वर रूप जनता जनार्दन का आशीर्वाद, दोनों आशीर्वाद कितना बड़ी शक्ति देते हैं। श्रावणी मेले की तैयारी और अब बाबा धाम में पहले से अनेक रंग रूप से मनेगी। पूरा हमारा महीना उमंग और उत्साह से बीतने वाला है। 654 एकड़ क्षेत्र। प्रधानमंत्री का आना कभी व्यर्थ नहीं जाता। सावन शुरू होने से 2 दिन पहले बाबा धाम को 16,800 करोड़ का तोहफा मिला और देवघर की शिव भक्त जनता से मोदी को 100 से ज्यादा सीटों पर जीत का भरोसा मिला। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अलावा पूर्वांचल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के एक बहुत बड़े इलाके में बाबा धाम हिंदू वोटों का मैग्नेट है। शहर छोटा है लेकिन यह हिंदुओं का तीर्थ बहुत बड़ा है। महादेव का ज्योतिर्लिंग और शक्ति का पीठ एक साथ देवघर के अलावा कहीं और नहीं है। सोमनाथ, विश्वनाथ और केदारनाथ की भक्ति दिखा चुके मोदी ने बाबा वैद्यनाथ की भक्ति दिखाई है तो पॉलिटिकल शक्ति बढ़नी तय है। बाबा बैद्यनाथ धाम हो, काशी विश्वनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो, अयोध्या धाम हो, रामायण सर्किट हो, भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थान हो, देश में आस्था, आध्यात्म और ऐतिहासिक महत्व से जुड़े हर स्थान में आधुनिक सुविधाएं तैयार की जा रही है। बीते वर्षों में जिन भी तीर्थ स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया, वहां यात्रियों की संख्या, पर्यटकों की संख्या अनेक गुना बढ़ गई है। इसका सीधा लाभ वहां रहने वाले आसपास के गांव के लोग, आसपास के जिले के लोग, उनको इनका बहुत बड़ा लाभ होता है। ये तो हुई भक्ति की बात। अब देवघर में मोदी की पूजा के मायने नंबर में समझिए। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। इनके अलावा पूर्वांचल की कम से कम 10 सीटें, यानी लोकसभा की 106 सीटों पर बाबा वैद्यनाथ के भक्त ही जीत और हार डिसाइड करते हैं। पूरे उत्तर भारत में भगवा लहर के बाद भी पूरब के इस इलाके में मोदी की शक्ति अभी 100% तक नहीं पहुंची है। बिहार में बीजेपी अब भी बैसाखी के सहारे है, बंगाल में वो नंबर 2 है और झारखंड में मोदी ने 3 साल पहले सत्ता गंवाई है। बाबा धाम से नई शुरुआत हो रही है। झारखंड की सोरेन सरकार शिफ्ट होती हुई दिख रही है। हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति चुनाव का बहाना ढूंढा है। 24 से पहले एनडीए को नया पार्टनर मिल सकता है। दो दिन बाद सावन का महीना शुरू हो रहा है। सावन में बाबा धाम का मतलब कांवड़िए। 105 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा पर जल चढ़ाने वालों की भीड़। सावन में बाबा धाम का मतलब हर हर महादेव और बोल बम का जयकारा। सावन में हर दिन लाखों शिव भक्त बाबा वैद्यनाथ पर जल चढ़ाते हैं और सोमवार के दिन तो जल चढ़ाने वाले भक्तों की तादाद 3 लाख से 5 लाख तक पहुंच जाती है। इनमें से 90% भक्त पैदल ही बाबा धाम पहुंचते हैं। लेकिन अब हवाई जहाज से भी बाबा धाम पहुंचना संभव होगा। मोदी ने आज देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। सबसे पहले कोलकाता से देवघर की फ्लाइट शुरू हो रही है, फिर दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों से भी देवघर पहुंचना आसान होगा। बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से आज 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनसे झारखंड के आधुनिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आस्था और पर्यटन को बहुत अधिक बल मिलने वाला है। हम सभी ने देवघर एयरपोर्ट को और देवघर एम्स
इसका सपना लंबे समय से देखा है। ये सपना भी अब साकार हो रहा है। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये झारखंड में भले शुरू हो रहे हैं, लेकिन इनसे झारखंड के अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल के भी अनेक क्षेत्रों से सीधा लाभ होगा। यानी परियोजनाएं पूर्वी भारत के विकास को भी गति देगी। साथियों, राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास, देश पिछले 8 वर्षों से इसी सोच के साथ काम कर रहा है। तारीख 25 मई 2018, आज से 4 साल 1 महीना 18 दिन पहले मोदी ने ही यहां नींव का पत्थर रखा था। आज मोदी ने ही देवघर एयरपोर्ट का फीता काटा। देवघर एम्स की कहानी भी हूबहू ऐसी ही है। 2018 में ही मोदी ने देवघर एम्स का भी शिलान्यास किया था और आज उसका लोकार्पण किया। यह कोई छोटी मोटी योजनाएं नहीं है। देवघर एयरपोर्ट से बिहार और झारखंड के करीब 15 से 17 करोड़ लोगों को लाभ होगा, तो बाबा धाम में एम्स बन जाने से भी इतने ही लोगों का जीवन आसान होगा। प्रधानमंत्री का ये वर्क कल्चर झारखंड के लिए नया एक्सपीरियंस है, वरना तो हमेशा यही होता था कि शिलान्यास कोई और करता था, दशकों बाद उद्घाटन करने कोई और आता था। जिस नए एयरपोर्ट का शिलान्यास करने में मुझे यहां देवघर आने का सौभाग्य मिला था, आज उसका लोकार्पण करने का अवसर मिला है। आपको याद होगा, पहले योजना की घोषणाएं होती थी, फिर 1-2 सरकार जाने के बाद आकर के कोई पत्थर लगा के जाता था और पत्थर लटकता रहता था। 2-4 सरकारें चलने के बाद कोई और आता था, फिर वो ईंट लगाना शुरू करता था और पता नहीं कितनी सरकारें जाने के बाद एक योजना सामने दिखती थी। आज हम उस कार्य संस्कृति को लाए हैं, उस राजनीतिक संस्कृति को लाए हैं, उस गवर्नेंस के मॉडल को लाए हैं कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। हम जनता के हक के पाई पाई की कीमत समझते हैं, जनता के पसीने से आए हुए पैसों का मूल्य समझते हैं और इसलिए जनता जनार्दन का एक पैसा भी बर्बाद न हो जाए, पैसों का समय पर उपयोग हो और पैसों का जो उपयोग हो वो जनता जनार्दन के लिए काम आए, इस संकल्प को लेकर के हम चलते हैं। देवघर में मोदी की रैली हो जाने के बाद इंडिया टीवी रिपोर्टर विवेक शांडिल्य ने देवघर के लोकल लोगों से बात की। मोदी जो कह के गए, मोदी जो करके गए, उसे देवघर के लोगों ने कितना समझा, डायरेक्ट उन्हीं से सुनिए और समझिए। मोदी जी से तो बहुत कुछ सुनने मिला। सबसे बड़ी खुशी की बात है हमारे यहाँ एम्स खुला, एयरपोर्ट खुला, बहुत सुविधा दिए। बहुत सुविधा दिए। आप क्या कहेंगे काका? खूब मोदी जी आए, सबसे बड़ी खुशी जो आए, सब देखे, दर्शन हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा झारखंड के विकास अच्छा हो गया। मोदी जी ने एयरपोर्ट का जो उद्घाटन किया, एयरपोर्ट एम्स आकर के हम लोग का देवघर में अब बड़े शहरों जैसा फैसिलिटी सब कुछ हो गया। एयरपोर्ट एम्स आकर के हम लोग का देवघर में अब बड़े शहरों जैसा फैसिलिटी सब कुछ हो गया। अब हमें जो है इसके लिए रांची नहीं जाना पड़ेगा, पटना नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ अब देवघर से ही फ्लाइट हमें मिल जाएगी और सब ये बहुत अच्छा हो गया। चलिए, तो सारा सुविधा यहीं मिल जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरे देश का सबसे पहला प्रधानमंत्री जो बाबा धाम आए और देश में बहुत कुछ देकर गए, और दुआ करते हैं बाबा से कि सबको सुख शांति प्रदान करे। विकास के लिए तो बहुत अच्छा किया है मोदी जी, जैसे कि ट्रेन उड़न का सुविधा दिया, एयरपोर्ट का दिया सुविधा, एम्स का दिया सुविधा, मतलब हर चीज का सुविधा यहाँ बढ़िया दे रहा है। बनारस में जो बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर में बॉम्बे से जो फिल्म स्टार लोग आते हैं, आधुनिक सुविधा के चलते अब देवघर में भी हमारे यहाँ एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाने से यहाँ पे तो बहुत फॉरेनर आता है, रिक्शा आश्रम में आता है, सत्संग आश्रम में आता है, मंदिर में आता है। सुविधा होगा,
मैंने अब ज्यादा सुविधा इसी पर्यटक और बढ़ेंगे। हाँ, और यहाँ के रोजगार और ज्यादा बढ़ेंगे। यहाँ से बहुत बाहर जाना पड़ता है कमाने के लिए, लेकिन अब ये कम होगा। क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? हाँ, बहुत कम होगा। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाना पड़ता था पहले। हाँ, अभी इजी हो जाएगा यहाँ कमाने के लिए भी, हो जाएगा, बहुत हेल्प होगा। एयरपोर्ट और एम्स हो करके देवघर बहुत विकसित करेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। और ये जो युवा जो पीढ़ी है वो बाहर चली जाती थी, उससे यहाँ का विकास रुक जाता था। तो वो जो यूथ पावर है वो अब यहाँ मिल जाएगा, यूथ पावर हो जाएगा। और दिल्ली का एक छोटा भाई होगा देवघर, दिल्ली का छोटा भाई बनेगा देवघर। बहुत बढ़िया। मोदी के विरोधी अक्सर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी धर्म के आधार पर वोट लेते हैं, हिंदुत्व उनका कोर है, बाकी सब दिखावा है। हाँ, हिंदुत्व कोर आइडियोलॉजी है। मोदी हिंदू धर्म केंद्रों का विकास कर रहे हैं, उनको टूरिज्म सर्किट से जोड़ रहे हैं, लेकिन मोदी सिर्फ यही नहीं कर रहे। पिछले 5 साल में ही करीब 70 नए एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट बने हैं। 400 से ज्यादा नए रूट्स पर लोग हवाई सफर करते हैं। नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद 15 नए एम्स बना दिए हैं। देश में 7 और एम्स बनाने पर काम चल रहा है। 2014 के बाद 7 IIM और 16 IIIT बन चुके हैं। मोदी हर साल 10,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बना रहे हैं। हर दिन 35 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बन रही हैं। 75 साल पहले संविधान लिखने वालों ने जिस वेलफेयर स्टेट की कल्पना की थी, उसे रियलिटी में साकार करने वाले मोदी ही हैं। प्रधानमंत्री ने सुबह में शिव भक्त बनकर जन सेवा की, शाम में मोदी ने वेद ऋचाओं के जरिए बताया कि राजधर्म क्या होता है। भारत में लोकतंत्र की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितना प्राचीन ये राष्ट्र है, जितनी प्राचीन हमारी संस्कृति है। हजारों वर्ष पूर्व हमारे वेदों में कहा गया है, त्वाम विशो वृणताम राज्याय त्वाम मिमाहा प्रदिशः पंचदेवी। अर्थात राजा को सभी प्रजा मिलकर स्वयं चुने और विद्वानों की समितियां उसका निर्वाचन करें। ये वेद में कहा गया है, हजारों साल पूरे ग्रंथ में कहा गया है। आज भी हमारे संविधान में सांसदों, विधायकों का चयन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का चयन इसी लोकतांत्रिक मूल्य पर टिका हुआ है। झारखंड के देवघर में मंच अलग था, वहां का माहौल अलग था। मोदी पटना आए तो मंच बिल्कुल अलग था। बाबा धाम में प्रधानमंत्री ने भक्ति की बातें की। बिहार विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की शक्ति की बात की कि हम लोकतंत्र के सामने आ रही हर चुनौती को मिलकर हराएं। पक्ष विपक्ष के भेद से ऊपर उठकर देश के लिए, देश हित के लिए हमारी आवाज एकजुट होनी चाहिए। जनता से जुड़े विषयों पर सदन सकारात्मक संवाद का केंद्र बने। सकारात्मक कार्यों के लिए हमारी आवाज उतनी ही बुलंद दिखे, इस दिशा में भी हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। हमारे आचरण से ही हमारे देश की लोकतांत्रिक परिपक्वता प्रदर्शित होती है और इसलिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ साथ हमें दुनिया के सबसे परिपक्व लोकतंत्र के रूप में भी खुद को आगे बढ़ाना है। पटना में मोदी ने कोई पॉलिटिकल बयान नहीं दिया, किसी विरोधी पर वार नहीं किया। मोदी ने प्योर पॉजिटिविटी की बात की। सरकार को विपक्षी दलों का साथ मिले तो क्या क्या वंडर हो सकते हैं, इसका जिक्र किया। मोदी का दर्द ही यही है और हकीकत भी यही है कि विपक्ष ने मोदी का साथ कम ही मौकों पर दिया है। ज्यादातर मौकों पर तो विपक्ष ने मोदी को बदनाम करने वाले ऊट-पटांग बयान ही दिए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज मां काली की पूजा की। स्मृति ईरानी का काली मंदिर जाना, मां काली का पूजन करना, दर्शन करना, खबर यह नहीं है। खबर है स्मृति ईरानी ने मां काली की यह पूजा ममता बनर्जी के गढ़ में, हावड़ा के पंचला काली मंदिर में।
कहा जिनकी सांसद मां काली के बारे में शर्मनाक बयान देती हैं तो उनकी मां काली में आस्था क्या होगी। जो लोग मां काली का अपमान करते हैं वो राष्ट्रीय एम्बलम का भी अपमान करें, यह आपके लिए हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने खून से होली खेली, जिन्होंने चुनाव के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जिहाद का नारा देते हैं। यह अपने आप में शर्म की बात है कि वो नारा देने वाली स्वयं एक संवैधानिक पद पर है। उनके मुंह से जिहाद की बात निकलना और उनकी सांसद के मुंह से मां काली का अपमान होना आपको बताता है कि ममता दी की आस्था कहां है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।